प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का सॉल्यूशन। पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा हूं मैं आपके। हिंदी और इंग्लिश ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अब देखते हैं हम आपका भौतिक विज्ञान का सॉल्यूशन। इसी तरह से आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी सॉल्यूशंस करवाऊंगा मैं। चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आपको बहुत ही फायदा होने वाला है इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो। यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान रखें पीडीएफ का पासवर्ड जो है वीडियो में ही बताया जाएगा। तो वीडियो को अगर आप थोड़ा सा भी 1 सेकंड भी स्किप करते हैं और पासवर्ड उस समय मैंने बता दिया, तो समझिए कि आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है आपको। इसीलिए बोल रहा हूँ, वीडियो आराम से शांति से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और आपको आंसर के साथ में मिलेगा पीडीएफ, तो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या है, 19 होना चाहिए, वो जो मिटा हुआ है। तो यहाँ इंग्लिश वाले वर्जन में इसका आंसर सही दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आवेशों की संख्या होती है आपके 1 कूलाम में। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1 कूलाम में। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बात याद रखना, इस वर्ड को गांठ बांध लेना, कभी आप भूल जाओ। पासवर्ड को आपको अगर पता करना है तो बिल्कुल आराम से शांति से वीडियो कंप्लीट पूरा देखिए, कोई स्किप मत करना। बाद में बोलते हो, कमेंट करते हो, उतना समय नहीं रहता कि आपके पासवर्ड के लिए मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूं या फिर आपको रिप्लाई करूं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो स्पेशल मैसेजेस हैं, जिसको वाकई में ज़रूरत है कि सर ये पेपर नहीं हुआ है, ये पेपर बना दीजिए, वो समझ में आता है। दूसरा क्वेश्चन है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश जो होता है, मूविंग चार्ज, जो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, तो दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, यहाँ पर है, देखिए आप अपने प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा जो होंगे, जो हो चुके हैं, या तो वो पेपर या फिर आपके जो होंगे वो पेपर, अगर सॉल्यूशन इसी तरह चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, इस या फिर पीडीएफ बना के भेज दें। लेकिन पेपर आपका साफ होना चाहिए, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन नहीं बनाए जाएंगे। चुंबकीय फ्लक्स एसआई मात्रक बताना है आपका। चुंबकीय फ्लक्स का तो उसका वेबर होता है, सभी को पता होगा। एसआई मात्रक ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। उसके बाद में आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें आया है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम बी में संबंध क्या होता है। तो बी इक्वल्स टू ई अपॉन सी होता है, या फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे तो सी इक्वल्स टू ई अपॉन बी नॉट होता है। ठीक है ना, ये पता ही होगा आपको। थोड़ा सा घुमाता है एग्जामिनर कभी कभी आप लोगों को, बस इतना ही फर्क पड़ता है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके सभी विषय के उत्तर बनाए जा रहे हैं, तो अपने स्कूल के जो जितने भी फ्रेंड हैं उनको जरूर आप व्हाट्सएप या मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर है आपका, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट निकन दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर नहीं लिखा है, लेकिन 0.25 मीटर लिखा है। तो यहाँ पे ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 25 सेंटीमीटर से न्यूनतम दूरी की कोई भी वस्तु आप स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। और अगर अगर आप बोले कि अधिकतम दृष्टि दूरी कितनी होती है, तो इन्फानाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम की बात हुई है, तो ये आपको 25.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है, इसमें पूछा गया है, समपोषी व्यक्तीकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। तो दो देखो, जब भी आपका साइनसॉइडल वेव होती है, वो अगर आपकी जाती है इस तरह से, आपका कोई होता है और यहाँ पर आपकी ये इस तरह से जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आपकी वेव्स जो होती हैं, वेव्स क्या होती है, सपोज करिए कि यहाँ से आपकी इस तरह से ऐसे ऐसे करके जाती है ना, ये साइनसॉइडल। अभी ये इसके ऊपर दूसरी जो तरंग आएगी वो भी इसी की तरह जाएगी कालांतर होकर। ठीक है, तो इनके बीच में जो होगा वो बिल्कुल ही ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, विभवांतर 150 वोल्ट व पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ये बताना है। देखिए यहाँ पर ना आपको तीन चीजें दे नहीं रखी, केवल आपको वोल्ट दे रखा है। वोल्ट से केवल आप नहीं निकाल पाएंगे। वोल्ट के अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए वोल्ट तो आपको दे रखा है, आपको एच भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपका जो है लैम्डा तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य निकालने का, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √2 VEM। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है, इनमें से देखिए केवल आपको v पता है, बाकी आपको कुछ नहीं पता है। तो आपको h भी पता होना चाहिए, e भी और m भी। इन तीनों चीज़ों को याद रख लेना, ये हमेशा आते हैं। और बाकी और भी कांस्टेंट है, उनको याद रखना है आपको। यंग मॉडुलस की क्या होती है, सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। तो h की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.62 × 10⁻34
जूल सेकंड, और एम जो होता है मास, वो यहाँ पे आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन की। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन का जो होता है ये चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये चीज़ें आपको, ये यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं इनको आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाली चीज़ें याद रखोगे। बस इस फॉर्मूले में आपको डालना है सब कुछ, डालने के बाद सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया रिक्स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। रिक्स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, पैराबैंगनी किरणों की खोज जो है JW रीटर ने की थी। आप रीटर भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, चुंबकीय तरंगे खालिस्तान होती है तो ये अनुप्रस्थ होती हैं, यानी ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, आकाश के नीले दिखाई देने का कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स है, ठीक है। इसके बाद ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण व्यक्तिकरण यानी कि इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। और नोट गेट को खालिस्तान भी कहते हैं, तो इसको व्युत्क्रमक या फिर हम बोलते हैं इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर सर्किट भी बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो गए, आपको समझ में आ गया होगा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको स्तंभों को मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले स्तंभ में विद्युत शक्ति P को, P बराबर होता है I²R, ये आपको पता होगा। दूसरा है प्रेरण प्रतिघात XL जो है ω L होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका पूछा गया बूस्टर नियम, इसको आपको मिला देना है ध्रुवण से। उसके बाद में आपका प्रकाश का जो कड़ी का सिद्धांत है वो आपका आ जाएगा न्यूटन से। उसके बाद में आ जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति जो है, इसको मिलाएंगे आप प्रकाश विद्युत प्रभाव से। और इसके बाद में आपका जेनर डायोड जो है, इसको मिला देंगे आप वोल्टेज नियमन से। और उसके बाद में आपका चल कुंडली धारा मापी जो है, इसको मिला देंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव से। तो ये आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन करा दिए। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे आप मैच कर लेना, एक ही चीज़ है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, बस केवल लैंग्वेज चेंज है, ठीक है, और पोजीशन वही है। अब आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड आपको पीडीएफ का बताया जाएगा, सावधानी बरतिए और आराम से देखिए वीडियो को। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक जो है वोल्ट मीटर भी होता है, और क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम भी होता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में N/C और V/M बोलते हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ठीक है। दूसरा, 2 ओम व 3 ओम प्रतिरोध के को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अरे ये तो आसान है, R इक्वल्स टू क्या होता है श्रेणी क्रम में, R1 + R2, और R1 दे रखा है 2 और R2 दे रखा है 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ओम। ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया आपसे, ट्रांसफॉर्मर किस किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये अन्योन प्रेरण पे काम करता है, इंग्लिश में इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। भारत में घरों में विद्युत की धारा की जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। आप कोई भी चीज़ लीजिए, जो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी खरीदते हो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, फ्रिज हो, और उसके अलावा आप क्या खरीदते हैं, चार्जर हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, बल्ब हो, इन सभी पे आपको ये 50 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। केवल अमेरिका और 2-3 कंट्रियाँ और हैं जहाँ पर ये 60 हर्ट्ज में चलता है, बाकी हर जगह पे ये 50 हर्ट्ज में रहती है फ्रिक्वेंसी। इसके बाद में आपका जो मोटर्स होती हैं, जितनी भी मोटर होती हैं उनके ऊपर भी 50 हर्ट्ज लिखा रहता है। कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम बताना है, तो उसको हम बोलते हैं अवरक्त किरणें, यानी कि इंफ्रारेड रेज, ठीक है। अब आते हैं स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम क्या कहता है, सीधा सीधा साइन I/sin r बराबर एक नियतांक जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण रंग के लिए आपतन कोण की जया, जया कोजेया साइन को बोलते हैं, ठीक है, साइन को जया बोलते हैं, कोस को कोजेया बोलते हैं हिंदी में। ये अभी आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। साइन को हिंदी में जया बोलते हैं। और परावर्तन कोण की जया, ये भी आपकी देखिए, ये आई है जो आपकी इसकी आपतन कोण की है, और एक परावर्तन कोण की है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये जया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin I/sin r इक्वल्स टू नियतांक, या फिर म्यू लिख सकते हो। इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा है स्नेल्स लॉ कैसे होता है, और यहाँ पे sin I/sin r इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सिलिकॉन अर्धचालकों से बने पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका प्राचीर विभव जो होता है 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से जंजीर जमीन को छूती हुई क्यों लगाई जाती है, ये आपको बताना है, या फिर आप धारिता का एसआई मात्रक और परिभाषा लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो अलग ही टाइप के हैं, उनको मैं करवाऊंगा। ये रहा इसका आंसर। देखिए, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से धात्विक जंजीर जमीन को छूती हुई लटकती रहती है, जिससे कि वायु और घर्षण से गाड़ी के कवच, जिस टंकी में वो आपका जो ज्वलनशील पदार्थ जा रहा है, उस टंकी के ऊपर आवेश आता होगा, क्योंकि हवा और वायु के घर्षण से। तो धात्विक जंजीर क्या करती है? ये सुचालक होती है, जंजीर है, धातु की है, और ये पृथ्वी से चिपकी रहती है। तो जो भी करंट या आवेश जो उत्पन्न हो रहा है, उसको पृथ्वी में जो आसानी से चला जाए, इस कारण से ये पृथ्वी को छूती हुई जाती हैं। इसीलिए हम अर्थिंग अरेस्टर भी लगाते हैं, ठीक है। आप कंपनियों में या फिर किसी टावर के ऊपर देखोगे, छोट एक लंबी सी त्रिशूल जैसी, कभी कभी मंदिरों के ऊपर त्रिशूल जैसा चीज़ लगा रहता है। वो सारी बिल्डिंगों, जितनी भी ऊंची बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर एक मेटल का ऊपर लगा रहता है। वो सारी की सारी अर्थिंग अरेस्टर है। जैसे कि बिजली गिरे, तो उसको, उसके ऊपर गिरने वाली हो, तो बिजली को गिरने से पहले वो क्या करे, अरेस्ट कर ले, यानी कि उसको कैद करके सीधे धरती में भेज दे, ठीक है, और उसको धरती तक पहुंचाता है। तो यही काम ये करता है। आप समझ चुके होंगे अब इस बात को। छठा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी है धीरे हो जाती है। आपने देखा भी होगा, जिसके पास गाड़ी है, जिसने कभी चलाया होगा, सेल्फ लिया होगा, उसको पता होगा। या फिर दूसरा बोल सकते हैं, इसी में पूछा गया है, अनओमीय प्रतिरोध क्या है और इसका एक उदाहरण दीजिए। पहले मैं आपको अनओमीय प्रतिरोध बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंजन वाला। देखिए, अनियओमीय को जो मैं बता रहा हूँ, इसको लिखा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। अनओमीय प्रतिरोध वो पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, वो पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसका उदाहरण के लिए, आप सभी को पता है, इसका उदाहरण सभी ने देखा है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब ने देखा है। जानते हैं कैसे? आपके एलईडी बल्ब, एलईडी, आपके एलईडी टीवी, मोबाइल, और मोबाइल लैपटॉप, और उनके चार्जर्स, सभी पे एक छोटी छोटी लाल कलर की वो होती है, लाइट, छोटी सी बिल्कुल, जो अंधेरे में भी चमकती है। वोल्टेज कम हो तो भी चमकती है, वोल्टेज ज़्यादा हो तो भी उतना ही चमकती है, मतलब उसकी रोशनी कम नहीं होती है। तो उसको बोलते हैं हम डायोड बल्ब, ठीक है। वो डायोड बल्ब जो है, ये प्रतिरोध जो है उसका एक उदाहरण है, अनओमीय प्रतिरोध का वो एक उदाहरण है। डायोड बल्ब आपके चार्जर में होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो एक छोटी सी लाइट जल जाती है, नीले या लाल कलर की। तो वो जो छोटे छोटे से बल्ब दिखते हैं आपको, चार्जर में मोटा सा बल्ब होता है, टीवी में एलईडी बल्ब होते, जैसे आप ऑन मेन ऑन करते हैं तो आपका लाल बत्ती जल जाती है टीवी में। तो सभी जगह पे ये आपको देखने को मिलता है। तो ये जो होते हैं, ये ही इसके उदाहरण है, समझ गए? तो सभी ने देखा होगा। अब आते हैं हम यहाँ पर, गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी गाड़ी की हेडलाइट धीमी क्यों हो जाती है? तो बहुत सिंपल है। देखिए, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी की बैटरी के लिए एक उच्च धारा जो है, वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का स्टार्टर जो है, बैटरी बैटरी से एक उच्च धारा, हाई करंट लेता है। अतः बैटरी में विभव पतन, यानी कि आईआर के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वो गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट डिम हो जाती है। क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अचानक से वो पूरा हाई करंट लेता है, बहुत तेजी से खींचता है, पूरी बैटरी को सोख लेता है, खींच लेता है, ठीक है। और जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, बैटरी वापस से नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो ई है बैटरी का, ई, वो वी प्लस आई आर होता है। वी जानते हो आप, वी इजकल्स टू आई आर होता है कैपिटल में, वी इजकल्स टू कैपिटल आई इंटू आर होता है, करंट इंटू प्रतिरोध। और यहाँ पर जो है आई आर जो है, ये वाला आई आर, ये आपका क्या है? ये विभव पतन है, ठीक है। ये वाला आई आर क्या है? ये विभव पतन है। और ये दोनों हमेशा, ये ई है ना, ये कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आपका दिक्कत हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट को कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही उच्च धारा लेता है, कांस्टेंट से डाउन हो जाता है, वापस कांस्टेंट बन जाता है। तो आपका जो आई आर है ना, ये विभव पतन का कारण बनता है, और यहाँ पर आपका विभवांतर काफ़ी गिर जाएगा, और उसकी वजह से हेडलाइट डिम हो जाएगी। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ये ई जो है कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू वी प्लस आई आर, हमेशा सदैव इसका वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप केवल इतना लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी ये फॉर्मूला लिखोगे तो बहुत बेस्ट है, एग्जामिनर तो खुश हो जाना ही है। सातवां क्वेश्चन जो है, क्या एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन एवं ड्यूट्रॉन त्वरित किया जा सकता है? अपने उत्तर का कारण लिखिए। और फिर फ्लेमिंग के आपको बाएं हाथ का नियम लिखना है। ये तो बहुत आसान है, आपने कर दिया। इसको बताता हूँ मैं आपको सातवें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम कहते हैं कि
जो ड्यूट्रॉन त्वरित नहीं किया जा सकता, यहाँ पे लिखा है नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति F इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन में 2πm होती है और इसकी आवृत्ति जो है दुगना होती है। चूंकि डाइट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से दुगना होता है, अतः ड्यूट्रॉन के लिए साइक्ट्रॉन की आवृत्ति प्रोटॉन की अपेक्षा आधी होनी चाहिए, तब जाके होगा, जो कि होता ही नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। स्वप्रेरण और आपका अन्योन प्रेरण में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। और ऑप्शन में विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये तो आप स्वप्रेरण वाला कर ही लोगे। तो देखिए, विद्युत जो आपका परिपथ है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी विद्युत परिपथ है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई कुंजी लगी हुई, तार लगा, वो स्विच लगा हुआ है। हैं, कभी-कभी आप देखते हो कि अपने घरों में जब स्विच कभी बंद करते हो तो उसमें से चिंगारी निकलती है अचानक से, कभी-कभार, ऐसा नहीं हमेशा निकलती है, अचानक से वो विद्युत परिपथ टूटता है ना, यानी कि बंद करते हो तो विद्युत की सप्लाई बंद होती है, इसीलिए। तो यहाँ पे समझ लीजिए इसको, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर, यानी कि बंद करने पर या तोड़ने पर, तोड़ना मतलब बंद करना है, ऐसा नहीं कि तार खींच के तोड़ रहे हो, तोड़ने पर परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स का मान एकदम शून्य हो जाता है। देखो, एक तो हाई करंट जा रही है और अचानक से उसको बिल्कुल बंद कर दो, तो तोड़ रहे हो आप उसको, तो एकदम से शून्य हो जाता है, अर्थात परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिक हो जाती है, यानी फ्लक्स जो है बहुत हाई होता है और अचानक से क्या करते हो आप, जीरो करते हो उसको, क्योंकि प्रेरित धारा तीव्र होती है, फलस्वरूप चिंगारी निकलती है। पहला पासवर्ड आ चुका है आपका, पहला पासवर्ड है 20, ध्यान रखना है आपको, पहला पासवर्ड क्या है, 20। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना, पासवर्ड नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिजिक्स का पासवर्ड पहला आ गया 20। 3 चरणों में पासवर्ड बताऊंगा, 3-4 चरणों में, आपको ध्यान रखना है, बस जितना पासवर्ड बताऊंगा नोट कर लेना, पीडीएफ की फाइल खुल जाएगी आंसर के साथ में। अगला है 9th जो नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया वायु का बुलबुला जल से किस प्रकार का व्यवहार करता है तथा क्यों, और लेंस के लिए संयुग्मी फोकस की परिभाषा। तो मैं वायु का बुलबुला बताता हूँ क्यों व्यवहार करता है और कैसा करता है, क्यों करता है। देखिए, वायु का बुलबुला जो है जल में एक अवतल लेंस की भांति, यानी अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। सबसे पहली खास बात, ठीक है, कैसा व्यवहार करता है, अभिसारी। और क्यों करता है ये बताता हूँ। देखिए, क्योंकि वायु का बुलबुला जो है, दोनों पृष्ठ, वायु का बुलबुला जो है उसके दोनों पृष्ठ उत्तल की तरह होते हैं, यानी उभरे हुए होते हैं, अतः यह एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जब ये जल में चला जाता है, यानी कि जल का अपवर्तांक जो है वायु के अपवर्तांक से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जल का, वो आपका वायु के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक होता है, अतः जल में जो वायु का बुलबुला होता है उसकी प्रकृति बदल जाती है। मीडियम बदलेगा तो प्रकृति बदल जाएगी, और मीडियम बदलने के कारण, यानी अपवर्तांक बदलेगा, तो वह एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसीलिए बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। लेकिन क्यों, क्योंकि अपवर्तांक जो है वायु का, वो अपवर्तांक जो है जल का अपवर्तांक वायु के अपवर्तांक से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। खतरे के सिग्नल लाल क्यों होते हैं, अथवा में प्रकाश के व्यक्तीकरण एवं परिवर्तन में कोई दो अंतर लिखने हैं, कोई भी कर लीजिए। मैं खतरे का सिग्नल बताता हूँ लाल क्यों होता है। देखिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, यानी कि लैम्डा जो है अधिक होता है, जिससे उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। लाल रंग की किरणें अन्य रंगों की तुलना में खोए बिना तीव्रता खोए बिना लंबी दूरी तय कर पाती हैं। इस कारण खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। चूंकि खतरे का निशान अधिक दूरी तक आसानी से दिख जाना चाहिए, इसलिए लाल रंग को हम खतरे के निशान के रूप में प्रयुक्त करते हैं। बाकी आपका मेन आंसर तो यहीं पर है, इसी लाइन में। ठीक है, ये बाकी हमने क्यों प्रयोग करते हैं, रीजन बताया है कि क्यों प्रयुक्त करते हैं, ये वाला इसका रीजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता, यानी दिखता नहीं है, क्यों। तो और दूसरा है निरोधी विभव विभव को परिभाषित करना आपको, स्तब्ध विभव विभव भी बोलते हैं। तो हम डी ब्रोगली वाला बताते हैं। देखिए, डी ब्रोगली के कण जो है आपका, मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे बॉल है, एक एक तो ये कण है, ये छोटा सा कण बना दिया, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, और एक बना दिया ये बॉल मैंने। ठीक है, अब इसको जब फेंकते हैं तो इसके साथ में क्या होता है, इसके साथ में संबंधित तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, और वो हमें दिखती नहीं है, चाहे वो बॉल हो चाहे कण हो। तो देखिए, डी ब्रोगली के कण तरंग सिद्धांत के अनुसार गतिशील कण से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। अतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होने के कारण, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा होगी उतनी तरंग दैर्ध्य कम होगी, उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य बहुत छोटे क्रम में, यानी कि लगभग कितनी होती है, देखिए 10⁻³ मीटर, -30, मतलब दिखना तो क्या, पता भी नहीं चले, हवा महसूस भी नहीं हो, तो 10⁻³ मीटर की होती है, ये होती है इसका क्रम।
जिसके कारण तरंग का प्रभाव जो है दृष्टिगोचर दिखाई नहीं देता है, नहीं होता है, ठीक है, दृष्टिगोचर नहीं होता इसी वजह से, क्योंकि वो लगभग 10⁻³ मीटर की होती है तरंग दैर्ध्य का क्रम जो है, ठीक है। अब इस समझ गए ना आप, तो इसको आप इस तरह से लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्यू आधारित सिग्नल 101011 को नोट गेट पर निवेशित किया जाए, निर्गत सिग्नल क्या होगा? तो आपको पता है यार कि जो वाई होता है वो ए, वाई जो नोट गेट का होता है वाई बराबर ए बार होता है। ए की वैल्यू जो होती है उसकी जस्ट अपोजिट, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 101011 तो इसको हम चेंज कर देंगे, 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, और इसका 1 का हो जाएगा 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। तो हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी 010100। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 010100, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसके और पार्ट में पी प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह की प्रक्रिया समझानी है आपको। ये वाला क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे? पी प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह की प्रक्रिया समझानी है आपको, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। पी प्रकार के अर्धचालकों में छिद्रों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण धारा प्रवाहित होती है। चूंकि होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन अल्पांश वाहक होते हैं, इसलिए शुद्ध धारा बहुसंख्यक वाहकों यानी छिद्रों के कारण होती है। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा का एक बड़ा भाग छिद्रों की गति के कारण प्रभावित होता है। इस करंट को होल करंट यानी ड्रिफ्ट करंट भी कहा जाता है। तो कभी पूछ ले कि ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, तो पी प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत धारा का एक बड़ा भाग छिद्रों की गति के कारण प्रभाव होता है, उसे ही हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। अगला जो है 13 नंबर, विभव मापी वोल्ट मीटर में आपको अंतर बताना है, बहुत आसान है। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में कोई 3 अंतर आपको बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध, ठीक है, ये अलग अलग टर्म है। तो देखिए, इसको विशिष्ट प्रतिरोध को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, और प्रतिरोध जो है ऐसा ही आएगा। तो इन दोनों में अंतर बनाने के लिए मैंने टेबल बना दिया है। कोई भी आपको 3 अंतर बनाने, तीनों बताए हैं मैंने। पहला अंतर आपको यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। क्या बताऊंगा अंतर? अंतर तो आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल है। ये पहला अंतर है। इसके बाद में दूसरा अंतर ये है, ठीक है, और वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और तीसरा अंतर आप ही ये लिखोगे, ठीक है। तो 3 अंतर मैंने साफ साफ शुद्ध शुद्ध शब्दों में आपको बता दिए। ये आपके 3 अंतर है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। चालक के प्रतिरोध का मात्रक ओम है और इसमें ओम प्रति मीटर है, जो कि हमारा पहले क्वेश्चन में पूछा गया था फिजिक्स का। इसमें नहीं पूछा गया, दूसरे पेपर को फिजिक्स को सॉल्व किया था उसमें आया था, ठीक है। चलिए, इसका मात्रक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्लास का मैंने सॉल्व किया था फिजिक्स का, उसमें आया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का प्रयोग जो है आपको वर्णन करना है, बिंदु का विद्युत परिपथ बनाना है, सूत्र की स्थापना और सावधानियां बतानी है मीटर सेतु का। और अगर आप मीटर सेतु का नहीं करना चाहते तो और ऑप्शन में है, विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करके प्रयोग का वर्णन आपको निम्नलिखित शीर्षकों पे करना है। एक आपका आ जाएगा विद्युत परिपथ, दूसरा सूत्र और तीसरा सावधानियां। तो हम चल ये देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। ध्यान रखें कि पीडीएफ का पासवर्ड वीडियो में ही बताया जा रहा है। पहला पासवर्ड बता चुका हूं, दूसरा अभी बताऊंगा। तो देखिए, विभवमापी द्वारा दो सेलों को विद्युत वाहक बलों की तुलना, आपका ये एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले ये चित्र आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको आगे कैसे करना है, मैं सारा समझाऊंगा आपको। इसमें जो सी है ये कोई एक बैटरी है जिसको संचायक सेल बोलेंगे। और यहाँ पे K1 K2 और K3, ये K1 और K2 ये कुंजियाँ हैं। यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो K1 K2 और K3 क्या है? आपकी कुंजियाँ हैं। और RH जो है यहाँ पर, ये RH जो है आप देख रहे हैं, ये आपका एक धारा नियंत्रक है, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ पर J1 और J2 जो है, इसको हम देखें तो ये जोकी के तार की विभिन्न स्थितियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट इसमें और बताया गया है, ये है E1 और U। तो E1 और E2 जो ये प्रयुक्त सेल हैं, ये प्रायोगिक सेल हैं, यही है, ठीक है। और इसको हमने नाम भी दिया है, इसी को हमने मान भी लिया है, ठीक है। और G जो है इसमें धारा मापी है, यहाँ पर ये G है, गैल्वेनोमीटर ये है, ठीक है। ये चीज़ आपको चित्र से समझ में आ गई। और AB जो है विभवमापी का तार है, A से लेके B तक, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसमें विभवमापी का तार है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो कैसे हम मतलब निकालेंगे विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करेंगे। पहले E1 सेल के लिए उच्च विभव वाले सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L1 हो, तो मान लो कि आपका जो पहला E1 है, हम इसको स्टार्ट करते हैं,
पहले E1 को स्टार्ट करेंगे। अभी ये मान लीजिए क्लोज है, मतलब मानता हूँ मैं पहले E1 ही स्टार्ट किया, मैंने माना कि पहले E1 को क्लोज कर दिया, ठीक है। E1 स्टार्ट किया, E1 किया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में हमको रीडिंग दिखाई देगी, और E1 के थ्रू जो हमारा ए सिरे वाला जो है ये वाला, इसके अंदर E1 से यहाँ पे जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमने माना संतुलन बिंदु जो है इसकी जो है वो कितनी है, ये L1 है, ठीक है। तो अभी देखिए इसको मैं और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ए बी ये है, और इसका हमने क्या माना, यहाँ पे जे है, और जे ए से लेके जे तक, यहाँ तक ये L1 है। अब समझ में आ गया होगा आपको, अब क्लियर हुआ ये डायग्राम, ठीक है। अब तो अगर ये है तो E1 अगर हमने चालू किया है तो E1 क्या हो जाएगा, रो L1, ठीक है, आपको पता ही है अच्छी तरह से। और दूसरा जो है, अगर दूसरे सेल में अगर हम इसको अब बंद कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो हमारे पास दूसरा जो दूसरे सेल E2 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इसको स्टार्ट किया, तो इसके लिए उच्च विभव वाले सिरे ए से समतुल्य बिंदु की दूरी L2 हो, यानी कि यहाँ से आपका ए से लेके J2 तक की जो दूरी है वो हमने क्या माना, L2 माना, ठीक है। ये रहा L2, देख लो आप आराम से इस डायग्राम में, यहाँ से लेके ए से लेके J2 तक इसको L2 माना। हम इसको एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। अब L2 माना तो आगे देखते हैं, हमारा जो दूसरी इक्वेशन E2 की बनेगी, यानी कि जो ये इस बैटरी से जो धारा हमारे को होगी वो रो L2 होगी, इसकी L1 है तो इसकी क्या होगी, L2 होगी। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, और ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग दे देंगे, 2 है इसके नीचे में 1 लिख देंगे, तो E2 बाई E1 इक्वल्स टू रो L2 अपॉन में रो L1, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। ये हमारे पास समीकरण हमने युवित बना दिया। देखो परिपथ का सूत्र हमने देखो यहाँ पर लिखा है, विद्युत परिपथ बनाना है, बना दिया, ये रहा। और इसकी सूत्र की स्थापना हमने कर दी, ये पहली इक्वेशन ली, ये दूसरी इक्वेशन ली, सूत्र की स्थापना कर दी। अब आगे आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट में क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर पूछा है आपसे, ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें सावधानियाँ बतानी है, ठीक है, और हमें टेबल भी बताना है, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पर आपका ये सूत्र आ गया। अब सावधानियां बता देते हैं। देखिए पहले तो हमने सूत्र स्थापना, विद्युत परिपथ बना दिया, सूत्र की स्थापना कर दिया, और सावधानियां लिखनी है, बस यही छोटा सा है, ये चीज़ लिखनी थी। ये दो समीकरण बनाने थे, इक्विवेलेंट कर लेना था, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, E2 अपन E1 एल बराबर L2 अपन में L1 हो जाएगा। इस डायग्राम को मैंने समझा दिया। सावधानियां एक, संचायक सेल यानी कि जो बड़ा वाला सेल है, जो परिपथ का सेल है, ठीक है, C का विद्युत वाहक बल अन्य प्रायोगिक सेलों के विद्युत वाहक बलों से अधिक होना चाहिए, यानी कि इसका जो विद्युत वाहक बल है और इसका विद्युत वाहक बल है, ये दोनों का विद्युत वाहक बल इससे कम होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ तो ये होना चाहिए, सावधानी में ये रखना है। दूसरा, सभी सेलों के धन के सिरे विभवमापी तार के एक ही सिरे से जुड़े होने चाहिए, यानी कि ये वाला आपका धन वाला सिरा है, और सभी के सभी प्लस वाले पॉजिटिव चार्जेस वाले यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसी से जुड़े हुए हैं, इसी टर्मिनल से, ठीक है। तो इस तरह से नहीं कि आप उल्टा लगा दो, इधर कर दो प्लस वाला, कभी इसका कर दो इधर प्लस वाला, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये सावधानी आपको रखनी है। अब हमें मान लो सारणी पूछता है तो क्या होता, तो E1 के लिए L1 सेंटीमीटर हम निकाल लेते हैं, वो तो हम प्रयोग करेंगे तब लिखते हैं सारणी में क्रम संख्या 1, यहाँ पे उसका मान। E2 के लिए L2 का माप करते हैं, वो निकलते हैं यहाँ पर E1 अपॉन E2 अपॉन E1 बराबर L2 अपॉन L1 का मान निकल जाता, वो हम यहाँ पे लिख देते। समझ में आ गया आपको, बस यही तो है आपका सॉल्यूशन। तो आशा करता हूँ इस मज़े से आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम और पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, इसकी सहायता से धारा के एसआई मात्रक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। और ऑप्शन में है वृत्ताकार धारावाही कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए मैं वृत्ताकार कुंडली वाला करवा देता हूँ, ठीक है, ये वाला करवा देते हैं हम आपको। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हम क्या ले रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम समझाएंगे। देखो इसमें समझाने वाली बात नहीं है, इसको तो आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम जो निकाल रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माना एक तार को मोड़कर R मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई। इसका माना कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि कुंडली
की परिधि अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी है। इसमें एक अल्पांश की लंबाई डेल एल है, यानी कि छोटा एल, डेल्टा बोलते हैं। और बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार जो अल्पांश डेल एल के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है हम निकालेंगे। इस तरह का ये चित्र बना देंगे। ये चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। ये चित्र बना दोगे आप, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है कि वो मान जो बायो सेवर्ट का होता है वो डेल वी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है हमारे चुंबकीय क्षेत्र का मान का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे आप सब कुछ समझा देंगे, जहाँ थीटा क्या है, डेल क्या है, ओ क्या है, सब कुछ। और फिर बता देंगे क्योंकि त्रिज्या परिधि प्रत्येक बिंदु के बीच में बना कोण 90 डिग्री होता है, अतः ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है हम साइन 90 के मान में निकाल लेंगे। और साइन 90 का मान आपको पता ही है क्या होता है तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 5 आर, साइन का पावर साइन गायब हो जाएगा क्योंकि 1 होती है। तो ये इक्वेशन बनी। अब इसके बाद में हम डेल बी की दिशा में कुंडली के तल का लंबवत जो है दिशा में निकालेंगे, जो चित्र में दिखाया गया है। तो इस वाली चीज़ को लिखेंगे, जरूर लिखना है इस चीज़ को, ठीक है, भूलना नहीं है। इसको लिखने के बाद में आपको समीशन ऑफ म्यू नॉट को निकाल देना है। तो यहाँ पर आपका बी की वैल्यू जो है इस तरह से आ जाएगी, ये आ जाएगी बी की वैल्यू। परंतु जो समीशन ऑफ डेल एल इक्वल्स टू क्या होता है, वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर होती है, जिसका फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो ये होती है। अब यहाँ पे हम जो यहाँ पर डेल समीशन ऑफ डेल एल है, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 पाई आर रख देंगे। तो इस जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 2 पाई आर, तो ये रख दिया। अथवा हम बोल सकते हैं बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन में 2 आर, इस इक्वेशन नंबर 1 मान लें। यदि कुंडली में तार की एन फेरे हैं तो यहाँ पर एन आई हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर में इसका जो आपको लिखना पड़ेगा वो मात्रक। और उसके बाद चुंबक के तब हमारा जो चुंबक के क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत होगी। ये हमारा लास्ट जो इक्वेशन थी ये निकाल दिया। बस छोटा तरीके से मैंने बताया है, और करोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये गारंटी लिख के दे सकता हूँ मैं। तो आप आराम से इसको कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी 1 बाई 1 कि ये करेंगे, फिर इसके बाद ये लिख देंगे, ये वाली इक्वेशन आएगी। इसके बाद में समझाने के लिए थोड़ा सा हमें ये विवरण देना पड़ेगा। उसके बाद सीधा सीधा ये आ जाएगा। इसमें सीमा डेल एल की जगह पे हमें 2 पाई आर लिखना है। बस इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। एन फेरे हैं तो यहाँ पे आपका एन और इंक्लूड हो जाएगा, ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन बनेगी। इसमें है लेंस की क्षमता -2.5 डायप्टर है। लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। प्रकृति बताने के लिए पहले फोकस दूरी निकालेंगे तो प्रकृति अपने आप पता चल जाएगी। हमें पता है लेंस की क्षमता जो पावर होती है वो होती है 1/f, और जो है लेंस की क्षमता हमें दे रखी है -2.5, यानी पावर दे रखी है -2.5, 1/f होता है। तो f को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2.5 माइनस में, ठीक है, माइनस में। और ये मीटर में होती है पूरी वैल्यू। तो अब इसको हम करेंगे तो इसको काटेंगे 1 को 2.5 से, तो 0.05 माइनस में मीटर में आएगा। मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 0.4 का मीटर का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एफ जो -40 सेंटीमीटर आया, क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है अतः ये एक अवतल लेंस होगा। तो हमने दोनों चीज़ बता दी। हमें क्या बताना था, फोकस दूरी जो कि 40 सेंटीमीटर आया माइनस में, और प्रकृति क्या है कि ये प्रकृति कैसी होगी लेंस की। लेंस की प्रकृति जो है ये हमारे पास अवतल लेंस आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें दिष्टकारी किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग निम्न शीर्षकों के आधार पर करना है। चित्र बनाना है और समय के साथ परिवर्तन आरेख भी। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एंड और गेट का लॉजिक प्रतीक, ठीक है, बुलियन व्यंजक, तुल्य प्रतिरोध परिपथ और सत्यता सारणी, ये 4 चीज़ें बनानी है। तो एंड गेट का मैं बताता हूँ पहले, फिर और गेट का बताऊंगा। एंड गेट में आपकी जो है वह एंड गेट वह युक्ति है जिसमें 2 निवेशी तथा एक निर्गत चर होता है, जिसमें क्रमशः ए बी तथा वाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंड गेट का बुलियन व्यंजक पहले निकालते हैं हम। तो ए इंटू बी इक्वल्स टू वाई होता है। पहला हमने निकाल दिया व्यंजक, ठीक है। लॉजिक गेट का प्रतीक जो है ये रहा प्रतीक, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। इसके बाद में इसमें क्या पूछा है, तुल्य प्रतिरोध और सत्यता सारणी। तो ये रहा सत्यता की सारणी। इस तरह से आप सत्यता सारणी बना दोगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसका जो सर्किट बनाओगे एंड गेट का वो इस तरह से बना दोगे, ठीक है। तो एंड गेट का हो गया। अब आते हैं हम और गेट पे। समझ में आ गया ना आपको। अब आते हैं और गेट पे। और गेट में, और गेट वह युक्ति है जिसमें 2 निवेश तथा एक निर्गत चर होता है, जिसमें क्रमशः ए बी और वाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और गेट का बुलियन व्यंजक इस तरह से a + b = वाई होता है। और गेट का प्रतीक चिन्ह जो है हमें ये बनाना है। और उसके बाद में सत्यता की सारणी उसकी और गेट की हम ये बना देंगे। क्लियर हुआ। और इसके बाद में हमें इसकी जो विद्युत परिपथ वाला बनाना है वो ये बना देंगे। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर।
यहाँ पर किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है, या फिर आंशिक रूप से पैरा विद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट की सांद्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम इसको करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं विद्युत द्विध्रुव की, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में। तो ये है, आपको पहले लिखना है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले लिख देना है विद्युत, और ये डायग्राम जरूर बनाना है। तो सबसे पहले तो आप इतना लिखोगे, समझ लो इतनी बात है, यहाँ पे समझ लेना, इसको लिखना है आपको। इसके बाद में ये डायग्राम आपको बनाना है, जो कि मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ये पूरा डायग्राम आपको, ये देखो, ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसमें अच्छी तरह से डायग्राम को रटो, पढ़ो, कैसे भी इस तरह का आपको लिखना है, ये डायग्राम आपको बनाना है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, जब इसको आप कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास भी समय बहुत कम है, बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाने हैं। और यहाँ पर जो है फिर हम बताएंगे, इसमें क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम जो हम ये देते हैं, एक एक आपका E1 ये आ जाएगा, ठीक है। E1 का यही वैल्यू आएगी, E2 की यही वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। तो E1 और E2 क्या हो जाएंगे, आपके मोड दोनों बराबर हो जाएंगे। पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 प्लस E2, और दोनों का मान सेम है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जब, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के नियम के परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम जो है, इस तरह से हम लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसके हिसाब से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो, ये E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर प्लस में 2E1 कोस थीटा, क्योंकि ये हमारे हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डायग्राम बता रहा है। इसके बाद में हम जानते हैं कि मोड E1 और E2 बराबर हैं, अभी हमने ऊपर बताया था, ये रहा। इसके बाद में आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को ऐसे ऐसे रखना है और इसको सॉल्व करते जाना है। सॉल्व करते जाओगे तो 2 × 2 कोस स्क्वायर थीटा होगा, रूट हटाओगे तो 2 की जगह 4 की जगह 2 आ जाएगा, और स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाएगा 2E1 कोस थीटा, ठीक है। अब आगे, क्योंकि चित्र से हम कोस फाई की वैल्यू, हम कोस थीटा की वैल्यू L अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस L है, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे। हल करने पर हमें जो समीकरण होगा इस तरह से प्राप्त होगा। और यहाँ पर चूंकि ये वैल्यू है जो हमारे पास लास्ट आएगी, तो चूंकि ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास ये, और इसकी पावर 3/2 कर दिया, क्योंकि आपको पता ही है कि रूट में जाएगा। और इसके बाद में हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर, और लास्ट में जो आएगा हमारे पास नगण्य मानेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर जो है मतलब बहुत ही कम 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 एल से हो जाएगा, तो नगण्य मान लेंगे आर स्क्वायर को। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी ये, ठीक है। ये हमारा जो समीकरण है, E = P/4πE0R³, ये हमारा जो समीकरण निकालना था इतनी देर से, ये लंबे चौड़े भाषण का, यही आपको समीकरण निकालना था, ठीक है। याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र E एवं विद्युत द्विध्रुव P की दिशा विपरीत होगी। अपने विषय के, अच्छा, आपका नेक्स्ट पासवर्ड जो है वो है 10, ठीक है। दूसरा पासवर्ड मैंने बता दिया आपको 10। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना है, पासवर्ड मैं बताता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि फिर बाद में आप सोचते रह जाएं पासवर्ड कहाँ गया। श्रेणी LCR परिपथ के लिए गणना करनी है परिणामी विभवांतर परिपथ की प्रतिबद्धता और वोल्टेज तथा धारा के मध्य कालांतर बताना है। तो आप तो या करें, ये कर लो, या फिर लंबी धारावाही परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, और इसके प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। बहुत ही सिंपल है ये वाला और ये वाला भी। तो आप चाहे ये करें 19 नंबर में, या ये करें, मैंने ये वाला आपको करवाया और पार्ट वाला, तो इसका आंसर मैं दिखाता हूँ। दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके डायग्राम बना देंगे। ये प्रेरकत्व है, इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम लिख देंगे, दो परिनालिकाओं चित्र अनुसार एक समान अक्ष पर रखी हुई हैं, और एक को हमने चित्र में S1 नाम दिया है और दूसरी का S2। तो यहाँ पे S1 है अंदर वाली और S2 है बाहर वाली। ये एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग बाहर है, एक स्प्रिंग अंदर है, जिसमें N1 टर्न S1 में है, N2, और ये जो छोटी वाली है इसकी त्रिज्या R1 है, बड़ी वाली त्रिज्या का R2 है, टोटल लंबाई L है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, बस कुछ नहीं करना है। S1 प्रणालिका में N1 फेरे लपेटे हुए हैं, S2 में N2 फेरे लपेटे, जो चित्र में दिखाया गया उसकी व्याख्या कर देनी है। व्याख्या करते 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 बस कुछ नहीं है, 4 लाइनों में व्याख्या हो जानी है, ठीक है। तो हम बता देंगे यहाँ पे, जब S1 परिनालिका में जो है I1 धारा प्रवाहित, ये I1 है, जहाँ पे L होगा इस तरह का बना होगा, जहाँ I होगा इस तरह का बना होगा, प्रवाहित करने पर इसकी अक्ष पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है कि जो हम चुंबकीय क्षेत्र की हम जानते हैं, μ0 N1 I1 अपॉन में L होता है। और अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह पूर्ण चुंबकीय क्षेत्र S2 परिनालिका से संबंध
चुंबकीय फ्लक्स होगा अतः S2 परिनालिका से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है N2 थीटा 2 बराबर N2 B1A हो जाएगा। और यहाँ B1 का मान जो हम रख देंगे, B1 का मान हमारे पास है, इसको रखेंगे तो हमारे पास N2 थीटा 2 की वैल्यू जो है इस तरह से ये आएगी। और यहाँ पर हम अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से जानते हैं कि N2 थीटा 2 बराबर Mi1 होता है। और दो समशाखीय नालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान जो है इस तरह से हम लिख देंगे, जो कि आपका म्यू ए N1 N2। और यहाँ पर जो है ये आपका, क्योंकि यहाँ पे हम इसको मान रहे हैं बराबर, तो यहाँ पे आपका हटा देंगे, बस इसको आ जाएगा हमारे पास। फाइनल इक्वेशन जो है ये आनी थी और ये हमारा जो है इसका आंसर है। ठीक है, अब इसको प्रभावित करने वाले प्रेरक तत्व जो है कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले परिनालिका के स्व प्रेरक तत्व को प्रभावित करने वाले कारक जो है परिनालिका के फेरों की संख्या। यहाँ पे देखो फेरों की संख्या अगर हम बढ़ाते घटाते हैं तो देखो यहाँ पे फेरों की संख्या बढ़ाने पर जो है इसका एम भी बढ़ जाएगा, यानी कि अगर हम इसको घटाएंगे तो ये एम भी घट जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो एम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा परिनालिका की त्रिज्या, यानी कि अगर आर हम बढ़ाते हैं तो भी हमारी वैल्यू पे इफेक्ट होगा, क्योंकि आर बढ़ाने से हमारे पास एरिया चेंज होगा। ठीक है, इसलिए। और त्रिज्या बढ़ाने पर ये बढ़ जाएगा, तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में एल, अगर आप ये एल बढ़ाते हो तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, नीचे है, डिवाइड करोगे, जितना ज़्यादा से डिवाइड करोगे उतनी वैल्यू कम आएगी। तो एल बढ़ाने पर, लंबाई बढ़ाने पर, इसकी लंबाई बढ़ाने पर घट जाएगा। ठीक है, और परिनालिका का जो क्रोड है यानी कि म्यू, ये म्यू अगर हम म्यू को अगर अंदर गर्म लोहे की छड़ डालते हैं तो म्यू बढ़ जाएगा, और म्यू बढ़ेगा तो एम भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास चार जो हैं इसके प्रभावी कारण हैं। लास्ट पासवर्ड जो है इस वीडियो में वो है आपका 90। ठीक है, तो आपको सारे पासवर्ड मैंने बता दिए, वो है 90 पासवर्ड आपका। अपने अर्धवार्षिक वार्षिक पेपर सारे भेज सकते हैं जैसे मैंने बताया यहाँ पर इस नंबर पे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की तो मैंने को बोलने की ज़रूरत नहीं, आपने कर दिया होगा। और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए अपने प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें ताकि आप लोग वहाँ पे सॉल्यूशन पा सकें। अगर आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस नंबर पे कोई मैसेज, कोई कुछ भी आप ना भेजें, केवल पेपर भेजने के लिए इस नंबर का प्रयोग करें। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, ये वो कुछ भी नहीं आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इस पे। आपको कमेंट सेक्शन में सारे रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। आपकी क्वेरी है, आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही, कोई दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको सारे आंसर्स वहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो मैंने पासवर्ड बता दिया, अंतिम पासवर्ड 90 है। इससे पहले मैंने जो पासवर्ड बताए हैं वीडियो के दौरान बताए हैं, उनको देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, हम बना रहे हैं।